हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के मॉडल सेट के बारे में, जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि फिजिक्स में टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारा चीज़ आपको मालूम है। तो पिछले वर्ष की भांति इस बार भी आपके फाइनल एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा टोटल 70 रहेगा, जिसमें से आपको 35 का ही आंसर देना है। तो आइए यहाँ पे मॉडल सेट का जितना भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे से एक एक करते हुए सॉल्यूशन देखते हैं। और आप लोगों को करना ये है कि इस वीडियो को अच्छे से देखना है। क्योंकि ये आप लोग जानते ही होंगे कि फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होता है उसमें जो मॉडल सेट से कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तो या तो फिर डायरेक्ट या नहीं तो इनडायरेक्ट मिल जाते हैं। इनडायरेक्ट कहने का मतलब ये हुआ कि उस क्वेश्चन से जो रिलेटेड रहता है वो सारा चीज़ मिल जाता है। सो इसलिए हम भी आपको जितना भी क्वेश्चन इसमें बताएंगे सभी क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए एक एक क्वेश्चन को बताएंगे। सो आप लोगों को करना ये है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी क्वेश्चन को वो भी आसानी से देख सके और इस सभी का सॉल्यूशन कर सके। बाकी आइए, यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, ये सब आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आइए हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पर भी सर्च करिएगा ऑफिशियल एजुकेशन बाबा, तो वहाँ पर भी मिल जाएगा। अब बाकी यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आती है सेक्शन ए सेक्शन बी में, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आती है। तो हम सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, जिसमें टोटल 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और सभी का यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। फर्स्ट में है पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक। अब देखिए, यहाँ पे बात यह है कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो दोनों देख सकते हैं, या तो हिंदी मीडियम के हो आप या इंग्लिश मीडियम, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे दोनों मीडियम में रहेगा और दोनों मीडियम में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में है पृष्ठीय आवेश घनत्व का ऐसा मात्रक, ऐसा यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो इसका आंसर देखने से पहले आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पे है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसी तरह से होता है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इसी तरह से होता है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। और यहाँ पे दूसरा, तो ये फर्स्ट होता है लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, सेकेंड होता है सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज और थर्ड होता है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। और तीनों के बारे में आपको हम अच्छे से बता देते हैं। तो फर्स्ट के हम मतलब लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज से एक्सप्लेन करते हैं, इसका ऐसा यूनिट देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लीनियर डेंसिटी ही लिखा गया है और इसको हम यहाँ पे लैम्डा से डिनोट करते हैं, और ये होता है कूलम पर मीटर। क्या होता है? कूलम पर मीटर होता है। तो ये हम देख लिए कूलम पर मीटर। अब इसका हम आपको डायमेंशन फार्मूला भी बता देते हैं। वैसे अगर डायमेंशन एवं यूनिट जो है, इस पे हम एक स्पेशल वीडियो बना के दिए हैं, अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगी, या नहीं तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ पे भी उसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें हम केवल यूनिट एवं डायमेंशन फार्मूला की बात किए हैं। तो ये हमारा हो गया लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, जिसको कूलम पर मीटर, इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा IT, और उसके बाद L-1, ये हमारा हो गया इसका डायमेंशन। अब दूसरा यहाँ पे सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और बात करें इसकी यूनिट को तो IT और ये L-2 हो जाएगा, ये हो गया। और तीसरा है वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज मतलब कूलम पर मीटर क्यू हो जाएगा, और इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा ITL-3। तो ये तीनों के बारे में आपको हम बता दिए। इसी तरह से और भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी रहेगा, इससे रिलेटेड भी रहता है, तो उसका आंसर आप आसानी से दे दीजिएगा। तो अब देखिए, यहाँ पे सारा चीज़ आपको बता दिया। अब इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। आपको क्या बताए? कूलम पर मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन डी में है, यहाँ पे देखिए यही ना, तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में है इप्सिलन नॉट का मान होता है, द वैल्यू ऑफ इप्सिलन नॉट इज। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, इसका जो वैल्यू, यानी ये डायरेक्ट ये डेराइव्ड यूनिट है, इसका जो वैल्यू हो जाता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ये ऐप है
एफ क्या है फेराड और एम क्या है यहाँ पे मीटर। तो सेकेंड का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि आवेश Q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। Which of the following is correct for electric intensity at a distance r from charge Q। अब देखिए कि जैसे ये मान लीजिए r है और एक चार्ज हम यहाँ पे ले लीजिए। अब इससे r डिस्टेंस पे यहाँ इस पॉइंट पे पूछा है कि विद्युतीय तीव्रता यानी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो जब इस पॉइंट पे पूछे तो उसका जो वैल्यू होता है वो होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r² हो जाता है। Q/r², क्योंकि चार्ज यहाँ पे एक है यानी Q। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यानी थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, इसमें है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि चार्ज Q+Q आवेश रख दिए जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। Which of the following is correct for total flux from the whole surface if +Q charge is placed inside any surface spherical surface। अब जैसे ये स्फेरिकल इसके अंदर एक +Q चार्ज रख दिया, अब इसके कारण बताना है कि फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो इसके कारण फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा Q/ε0 जो कि ऑप्शन बी में है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। इक्वेटोरियल पोजीशन पे पूछा है क्या, तो इलेक्ट्रिक डायपोल पूछा है, डायपोल में डायपोल पर है। तो यहाँ पे 5 का जो राइट आंसर यानी बिल्कुल 0 हो जाएगा, इसका यानी शून्य हो जाएगी। किस पे, तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट शून्य। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो गई। अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि कैपेसिटर 2 पट्टिका, एक इस यहाँ पे प्लस चार्ज और इस पे माइनस चार्ज रहता है। अब इसमें पूछा है कि आवेशों के योग, आवेशों के मतलब यहाँ पे जितना अगर +Q चार्ज है इधर तो इधर -Q चार्ज है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिंपली इसका आंसर शून्य हो जाएगा। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, इसमें है आवेश का बीमा होता है डायमेंशन ऑफ चार्ज। डायमेंशन ऑफ चार्ज, सबसे पहले आप चार्ज बताइए, जैसे चार्ज होता है तो ये चार्ज का यूनिट भी बताइए और उसके बाद डायमेंशन देखेंगे। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम होता है, इतना तो आपको मालूम ही होना चाहिए क्योंकि ये सब इजी है, कूलम होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना आवेश, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन बराबर तो 1.9 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना आवेश होता है। अब इसका तो जान लिए कि आवेश का यूनिट कूलम। अब इसकी बीमा, कूलम का जो यहाँ पे होता है वो होता है IT या तो फिर AT होता है, IT या तो फिर AT होता है। इस दोनों में से अगर कोई भी ऑप्शन रहे तो आप टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे AT है तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब ये 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। वोल्ट पर मीटर यहाँ पे ये है। अब देखिए कि वोल्ट पर मीटर पूछा है तो इसका भी बताइए। अब यहाँ पे आइए ऑप्शन से हम एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। अब विद्युतीय फ्लक्स आप लोग पढ़े होंगे या नहीं पढ़े तो बताए, इसका जो यूनिट होता है, राशि जो होता है वो होता है वोल्ट इंटू मीटर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है वोल्ट इंटू मीटर। देन उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है विद्युत विभव यानी पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल जैसे कि उसको किस में मापते हैं, तो वोल्ट में मापते हैं, तो बी का तो हो गया वोल्ट हो गया। अब तीसरा है विद्युतीय धारिता। विद्युतीय धारिता यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर को हम किस में मापते हैं, तो फेराड में, तो इसका तो हो जाएगा फेराड। और फ्लक्स का हो गया वोल्ट इंटू मीटर। अब देखिए कि फोर्थ ऑप्शन बचा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपली आप इस तरह से भी इसका आंसर निकाल सकते हैं कि वोल्ट पर जो मीटर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र का मात्रक है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वोल्ट इंटू मीटर होता है। तो आपको चारों याद रखना है। और इसके अलावा एक और इसका यूनिट होता है इलेक्ट्रिक यानी विद्युत क्षेत्र का या इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो होता है न्यूटन पर कूलम होता है। तो ये भी याद रख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 9 नंबर, इसमें हम कि आपेक्षिक प्रावैधुता का मात्रक। आपेक्षिक ये हो गया कि रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए इससे पहले आप रिलेटिव परमिटिविटी की बात करें उससे पहले आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये जो परमिटिविटी
कौन कौन सा होता है? तो एक होता है यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ, यहाँ पे ये एक तो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसको हम ई नोट से डिनोट करते हैं, और एक होता है ई एम, जिसको हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम से डिनोट करते हैं। और ये पूछा है यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी को ई आर से, और ये होता है ई एम बाई ई नोट, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या तो फिर वैक्यूम, और ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। अब देखिए ये दोनों सेम ही है, तो ये इसका यूनिट कैंसिल हो जाएगा, डेट मीन्स इसका कोई यूनिट ही नहीं होता है। अपेक्षिक प्रावैधता जो होता है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन डी से हो जाएगी, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होगी। टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज। अब देखिए कि जैसे इसमें सीरीज है ना, यहाँ पे ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है और सीरीज में, तो आपको यहाँ पे हम ये रेसिस्टेंस एवं कैपेसिटर दोनों का बता देते हैं। जब बात करते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस की, जब रेसिस्टेंस होगा तो इसमें अगर पैरेलल में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस हो जाएगा 1/R2। अगर दो रेसिस्टेंस जुड़ा हुआ तब किसमें? पैरेलल में। याद रखिए पैरेलल में जब होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2। अब यही रेसिस्टेंस अगर सीरीज में है, अगर ये सीरीज में है तब ये हो जाएगा R1 प्लस R2। डेट मीन्स ये R इक्विवेलेंट अगर निकाले तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब अगर आप रेसिस्टेंस का जानते हैं तो सेम उसका जो उल्टा होता है वो कैपेसिटर में होता है। डेट मीन्स अगर सीरीज में R1 प्लस R2 हुआ, तो अगर बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर को जब सीरीज में जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में, तब वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए? 1/C1 प्लस 1/C2 कब? जब सीरीज में है। लेकिन यहाँ पे पूछा पैरेलल में, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा C1 प्लस C2, और दोनों क्या है? धारिता C ही है, तो C प्लस C यानी 2C हो जाएगा। तो 2C किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, ऑप्शन ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर। इसमें है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। डेट मीन्स ये हो गया कि मिनिमम डेविएशन एंगल ऑफ थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसमें आपको फाइंड करना है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, μ-1 इंटू ए हो जाएगी, μ-1 इंटू ए। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गई। अब देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम होता है। सोलर स्पेक्ट्रम इज, दिस सोलर स्पेक्ट्रम जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है, सतत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई, 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर। इसमें है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। तो जब यहाँ पे क्या है, सामान्य समायोजन है, सामान्य समायोजन डेट मीन्स नॉर्मल एडजस्टमेंट, तब इसका हो जाता है वो F0/FE माइनस F0/FE हो जाता है। तो यहाँ पे 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, माइनस F0/FE हो जाएगी। ऊपर हो गया ऑब्जेक्ट और नीचे हो गया आई पीस। पहले ऑब्जेक्ट और आई पीस, FE मतलब फोकस ऑफ आई पीस और FO मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये क्वेश्चन तो हम कई बार करा चुके हैं, ये फिजिक्स का भी सेट वाला में भी करा चुके हैं, उसके बाद इससे पहले मॉडल सेट लाए उसमें भी करा दिए हैं। और इसका आंसर देखिए एकदम ईजी है, आप लोग इसका कमेंट में बताइए। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी, हीरा। डायमंड का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, जिसके कारण डायमंड क्या होता है, सबसे अधिक चमकता है। क्यों? क्योंकि जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है उसमें उतना ज़्यादा ये इसमें रिफ्रैक्ट होता है लाइट, जिसके कारण वो अत्यधिक चमकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। इसमें है प्रिज्म की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है।
व्हिच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला इज करेक्ट फॉर प्रिज्म विथ, मतलब प्रिज्म की चौड़ाई है। और आप लोगों के लिए बता दें कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में भी अधिकतर पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इसका सॉल्यूशन भी निकाल लीजिएगा कि किस तरह से इसका सूत्र निकलता है। अगर वहाँ पे आप निकाल लीजिएगा खुद से। हम इसका आपको राइट आंसर बता देते, ये हो जाएगा बीटा वाई डी लेमडा बाय स्मॉल डी हो जाएगा। डेट मीन्स 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, बीटा बाय डी लेमडा बाय डी हो जाएगी। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू। उससे पहले आप हमें ये बताइए कि देखिए इसका उल्टा भी क्वेश्चन पूछ देता है कि जो लाइट ईयर होता है इससे हम किस चीज़ को मापते हैं, दूरी को मापते हैं, समय को मापते हैं, या तो फिर इसी तरह से 4 ऑप्शन ऊर्जा को मापते हैं, द्रव्यमान को, इस तरह से 4 ऑप्शन देगा। तो हम प्रकाश वर्ष किसको मापते हैं, तो डिस्टेंस यानी दूरी को मापते हैं। और ये एक प्रकाश वर्ष, इसका मतलब ये हो गया कि एक साल में 1 ईयर में लाइट के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो यहाँ तक ये सारा चीज़ आप समझ गए। अब देखिए इसको आप खुद से भी निकाल ही सकते हैं। क्या है 16 नंबर क्वेश्चन है ना, तो सिंपल सा ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वी टी होता है, v इंटू टी। अब यहाँ पे ये क्या है 3 इंटू 10⁸। अब ये क्या हो गया, प्रकाश की चाल हो गई। अब इसके साथ कितना, तो एक साल में ही ना प्रकाश वर्ष 365, और इसके अलावा आपको गुना कर देना है 24। क्यों, क्योंकि एक दिन में 24 घंटा, और इसको गुना कर देना है 3600 सेकेंड से। एक दिन में कितना, एक घंटा में कितना, तो यहाँ पे हो जाएगी 3600 सेकेंड। तो जब इस टोटल को आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आपका जो फाइनल जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगर इसी को आप किलोमीटर में बदलते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे मीटर में ही पूछा है तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। इसमें है निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र नहीं है। आप इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लेंस मेकर निकाल लीजिएगा, ये भी 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जाता है। अब इसमें लेंस मेकर सूत्र नहीं है ये पूछा है ना, नहीं है तो इसमें सही है। इसमें पूछा है कि कौन सा लेंस मेकर जो सूत्र है वो यहाँ पे सही है, बाकी एक सही है उसके बाद सभी इनकरेक्ट है। तो सही जो होता है वो 1/f μ2/μ1 -1 और 1/r1 -1/r2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। इसमें है निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यानी पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये आपको बताना है। तो देखिए पानी यानी डेट में ये हो गया μW मतलब वाटर, इसका जो होता है वो 4/3 होता है। अब जब इसको आप डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 1.33 ऑप्शन डी में है। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगी वो ऑप्शन डी हो जाएगी 1.33। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर नॉर्मल आइज। तो ये एकदम बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप लोग तो आसानी से जवाब दे ही सकते हैं। 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर क्या है कि अगर मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर दूरदृष्टि या निकट दृष्टि से पीड़ित नहीं है तो उसके लिए जो लिस्ट डिस्टेंस होगी वो 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गई। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में कौन कॉची समीकरण है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉची इक्वेशन। तो ये इसका कॉची इक्वेशन जो यहाँ पे होता है वो होता है म्यू बराबर a प्लस b/λ²। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है निम्नलिखित में कौन प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंगदैर्घ्य लैम्ब्डा के लिए सही है। अब बताइए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है। इसमें है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इंटेंसिटी ऑफ ए स्कर्ट लाइट एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ ए स्कर्ट लाइट आई और वेवलेंथ लैम्ब्डा में रिलेशन पूछा है क्या होता है।
तो इसका जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ⁴ ये होता है। इतना तो समझ गए। ये होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी हो जाएगी, ऑप्शन डी। अब ये एक और बात बता देते हैं आपको कि जैसे ये जो तरंग दैर्घ्य होता है वो किस पे डिपेंड करता है, और तरंग दैर्घ्य के कारण जैसे मान लीजिए कि इसका अगर हम एक ग्राफ बना लिए और ये होता है VIB, उसके बाद GYOR। डेट मीन्स अगर ये जो वायलेट है, वायलेट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्कर्ड करता है। क्यों? देखिए यहाँ पे इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है क्या होता है आई, इंटेंसिटी मतलब ये लैम्डा, और सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका है तो ये इसका है। तो जिसका जितना ज़्यादा लैम्डा, अगर ये लैम्डा ज़्यादा है तो उतना ही कम होगा ना ये। जैसे कि मान लीजिए कि ये है 1/λ⁴ इज इक्वल टू आई। अब ये जो लैम्डा जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम ये होगा आई, मतलब ये अगर बढ़ेगा तो आई घटेगा। अब यहाँ पे अगर इस तरह का ग्राफ बनता है और यहाँ पे ये V है और यहाँ पे ये R है, मतलब VIB इस तरह से जो सातों करोड़ रहता है, तो सबसे ज़्यादा स्कर्ड कौन होगा, सबसे ज़्यादा जो ये स्कर्ड होगा वो कौन होगा, तो ये वायलेट ही न होगा। तो वायलेट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा स्कर्ड होता है, विचलित होता है, प्रकीर्णित होता है, जिसके कारण ये हमें दूर से नहीं दिखाई पड़ता है। और सबसे कम कौन होगा, रेड होगा, क्योंकि सबसे इसका जो लैम्डा होता है वो सबसे कम होता है। तो इसलिए आप लोग देखते होंगे, और ये कई बार क्वेश्चन भी मतलब पूछा जाएगा तो उसमें जवाब ये देना है कि रेड जो यानी लाल जो होता है वो दूर से ही दिख जाता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसका जो यहाँ पे वेवलेंथ होता है वो कम होता है, जिसके कारण उसका जो इंटेंसिटी ऑफ स्कर्ट लाइट होता है वो कम होता है, यानी वो कम होता है स्कर्ट, जिसके कारण वो हमें दूर से ही दिख जाता है। इसलिए हम जैसे कोई भी जैसे ट्रेन आर में देखते होंगे जो सिग्नल रहता है खतरा का वो रेड ही रहता है, तो इसी वजह से वो दूर से दिख जाता है। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर। इसमें है निम्नलिखित में कौन प्रकाश के माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता ही है। अब 22 में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। Which of the following does not change with the change of medium of light। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे अगर मान लीजिए कि प्रकाश है, तो प्रकाश में जैसे मीडियम अगर चेंज होता है तो इसमें कौन सा चेंज नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ई सही हो जाएगी। अब 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। पाथ डिफरेंस या तो फिर ये जो पाथ डिफरेंस है वो और फेज डिफरेंस दो होता है, कलांतर और पथांतर। तो बताइए इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन है कालांतर, डेट मीन्स फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2π/λ इंटू पथांतर, मतलब पाथ डिफरेंस। तो ये ऑप्शन ए में है, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, यानी पथांतर हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। इसमें है कि निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। अब ये भी क्वेश्चन हम एक वीडियो में कराए हुए हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं कि ये जो व्यतिकरण होता है, इंटरफेरेंस होता है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है विनाशी और दूसरा संपोषी होता है। डेट मीन्स एक होता है डिस्ट्रक्टिव, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव। अब बात करते हैं यहाँ पे विनाशी का पूछा है। विनाशी से पहले आपको हम कंस्ट्रक्टिव का बता देते हैं। कंस्ट्रक्टिव में जब ये पूछे कि कालांतर यानी फेज डिफरेंस क्या होता है, तो होता है 2n होता है। डेट मीन्स ये होगा कि जो भी इवन नंबर ऑफ पाई है वहाँ पे ये जो फेज डिफरेंस होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। तो ये इसका हो जाएगा 2n हो जाएगा किस में, जब कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव में होता है ओड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये हो जाएगा ओड मल्टीपल, ये हो गया और ये पाई। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो कालांतर होगा फेज डिफरेंस हो जाएगा 2n+1 पाई हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगी, यानी 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो गए। अब 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है।
अब जैसे मान लीजिए प्रकाश लाल, हरा, पीला, बैंगनी इस तरह का होता है, तो वो किसके कारण होता है? तो उस तरंगदैर्घ्य के कारण होता है, वेवलेंथ के कारण होता है। तो 25 का राइट आंसर ये ऑप्शन ए हो गई। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है? तो इसका आप लोग आंसर बताइए क्या हो जाएगा? अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन, प्रोटोन। तो सिंपल सा देखिए, आप लोग अगर वैसे नहीं मालूम तो जैसे प्रोटोन, प्रोटोन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अल्फा कण क्या होता है? तो अल्फा कण भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ये सब आपको मालूम। बीटा कण जो होता है ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है या नेगेटिवली, लेकिन चार्ज तो रहता है ना। यहाँ पे पूछा आवेश रहित कौन होता है? तो फोटोन। फोटोन क्या होता है? तो ये लाइट जो होता है वो उसका पार्टिकल, छोटा छोटा सा पार्टिकल होता है जिसपे कोई चार्ज नहीं रहता है। तो 26 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है? अब ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है और इजी भी है। ये पूछा है कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स ईवी। ईवी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम किसको मापते हैं? आवेश, विभवांतर, धारा, ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हम ऊर्जा को मापते हैं, क्या? एनर्जी को मापते हैं। और ये एक अगर पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना एनर्जी, कितना जूल होता है, तो वो होता है यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। किसके बराबर? तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन डी सही हो जाएगी। अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में कौन कण, निम्नलिखित में कौन फोटोन ऊर्जा के लिए सही है? फोटोन ऊर्जा, फोटोन ऊर्जा मतलब ये हो गया कि पढ़े होंगे कि ई बराबर होता है hc/λ, जहाँ पे ई हो गया एनर्जी और लैम्डा हो गया तरंगदैर्घ्य, एच हो गया प्लांक कांस्टेंट, सी हो गया स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी। अब 29 नंबर क्वेश्चन, तरंग संख्या बराबर वेव नंबर इज इक्वल टू 1/λ, लैम्डा 2/λ, या तो फिर 1/λ²। तो ये जो वेव नंबर पूछा है, तो वेव नंबर जो होती है वो होती है 1/λ होती है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, इसमें है कि निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है? अब यहाँ पे निकालना है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक की जो त्रिज्या होती है उसके लिए कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही है? तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो होती है यहाँ पे ये रूट अंडर हो गई हमारा, ये यहाँ पे r0 और ये रूट अंडर ए का क्यू। डेट मीन्स इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं r0 और ये 3q और ए हो गया, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगी वो ऑप्शन ए हो जाएगी, r0 ए टू द पावर 1/3। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? संबंध मतलब ये हो गया एटॉमिक 1U। यू क्या हो गया हमारा? एटॉमिक मास यूनिट। यू है, ये यू है मतलब एटॉमिक मास यूनिट। अब बोला है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर कितना होता है, ये आपको बताना है। अगर आप लोग ग्राम में पढ़े होंगे तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 27 है, तो 27 मतलब 3 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 24। तो यहाँ पे सब किलोग्राम में दिया है तो 24 मतलब ये सही इसका आंसर हो जाएगा। 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 किलोग्राम। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में कौन औसत आयु के लिए सही है? तो औसत आयु मतलब ये एवरेज लाइफ। तो एवरेज लाइफ को सबसे पहले तो हम यहाँ पे टी जो अल्फा है उससे डिनोट करते हैं, और यहाँ पे ये T0 से डिनोट किया है, और इसको 1 हाफ लाइफ को T1/2 से। अब एवरेज लाइफ पूछा है यहाँ पे, तो एवरेज लाइफ जो यहाँ पे होता है वो होता है ये टी अल्फा यहाँ पे होता है, T0 यहाँ पे 0 दे दिया है। तो 32 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी, 1/λ होती है एवरेज लाइफ। औसत आयु जो होती है वो 1/λ होती है। अब यहीं से पूछे कि हाफ लाइफ ये T1/2 क्या होती है?
तो हाफ लाइफ जो होती है वो होती है ln2/λ, और ln2 जो होता है उसका जो वैल्यू हो जाता है वो 0.692/λ। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब अगर हाफ लाइफ पूछ दे तो 0.692/λ, अगर पूछ दे कि औसत लाइफ तो 1/λ हो जाएगी इसकी राइट आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर, इसमें है कि 238 और 92 यू में न्यूट्रॉन की संख्या। अब इस तरह से जब भी कोई आपको कंपाउंड दे दे तो सिंपल सा है, ये जो ऊपर वाला जो होता है ये क्या होता है, एटॉमिक मास या मास नंबर, एटॉमिक मास। नीचे वाला होता है ये एटॉमिक नंबर। सबसे पहले तो ये आप डिफाइन कर लिए, एटॉमिक मास कौन है 238, एटॉमिक नंबर क्या है 92 है। अब न्यूट्रॉन पूछा है तो न्यूट्रॉन बराबर क्या होता है, एटॉमिक मास और माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब ये होगा कि 238 में से 92 घटा देंगे तो हमारा न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी, जो यहाँ पे आ जाएगी 146, 146 आ जाएगी। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगी। तो ये इस तरह से तो हम न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब इसी में हम पूछे आपसे कि इसका जो प्रोटॉन की संख्या वो बताइए। अब प्रोटॉन की संख्या आप किस तरह से निकालिएगा, तो देखिए प्रोटॉन की संख्या क्या होती है कि जितना नंबर ऑफ, जैसे एटॉमिक नंबर क्या है 92, तो 92 ही क्या होता है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे संख्या। तो यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी 1/146, 146। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सही है। अब ये देखिए बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन बिल्कुल इजी है, आप इसमें से चारों ऑप्शन को एक एक करके देख सकते हैं। किस तरह से देखना वो आपको बता देते। सबसे पहले 4 ही है, 4 हम ले लिए। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, पूरा कट गया, यहाँ पे 0 लिख दिए। फिर हम इसको 2 से डिवाइड किया, पूरा कट गया 0। अब यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिखना ही होता है। तो अब हम क्या करते हैं, नीचे से गिनते हैं, इधर से नहीं गिनते हैं, इसको इधर से गिनते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 100, और बाइनरी है तो इसको 2 से, मतलब ये देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, द्विआधारी योग 1 + 1 के बराबर होता है। अब जिस तरह से ऊपर हम निकाले हैं 4 का, अब यहाँ पे पूछा है कि अब यहाँ पे 1 + 1 है, 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। अब 2 का द्विआधारी बताना है आपको क्या हो जाएगा। तो 2 है, अब इसको किससे 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 0, यहाँ पे 1, डेट मीन्स 1 और 10 मतलब 10 हो जाएगा। 10 किस में, ऑप्शन सी में है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 36, और गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। अब और गेट के लिए बुलियन व्यंजक देखते हैं, उससे पहले आपको ये बताना है कि बेसिक गेट कौन कौन से होते हैं, यानी मूल गेट जो होती है वो कौन कौन सी होती है। तो और, एंड नॉट गेट, ये तो 3 गेट होती है। और, एंड और नॉट गेट, ये तीनों को हम मूल गेट कहते हैं। तो ये हमारा हो गया मूल गेट हो गया। अब इस तीनों को आपको बताना है बुलियन व्यंजक। यहाँ पे और का ही पूछा है, लेकिन आपको तीनों को याद करना है। तीनों के अलावा एक होता है नॉर गेट और नंड गेट, और नंड गेट होता है। तो ये पांचों को आपको याद रखना है। बुलियन व्यंजक, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है और गेट का, तो और गेट का होता है A = A के बार, मतलब उसका इन्वर्स हो जाता है। तो 36 का तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। 36 का राइट आंसर यहाँ पे नहीं ऑप्शन ए नहीं, ये नॉट गेट का हो गई, सॉरी। नॉट गेट का जो यहाँ पे ये नॉट गेट होता है, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक हो जाता है X = 8 का बार। डेट मीन्स ऑप्शन ए जो है ये किसका है, नॉट गेट का बुलियन व्यंजक है। अब 36 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ये जो है ये है नॉट गेट का बुलियन व्यंजक, और यहाँ पे और यहाँ पे C बराबर है AB का बार। AB का बार जो होता है ये किसका होता है, तो ये हमारा हो जाता है नंड गेट का। ऑप्शन बी में जो दिया है ये नंड गेट का बुलियन व्यंजक, ऑप्शन सी में 0 दिया है तो 0 यहाँ पे नहीं, ये X लेते तब। और ऑप्शन डी में दिया है A + B = C, तो ये ऑप्शन डी जो हमारा है ये है और गेट का बुलियन व्यंजक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये नॉट गेट ये हमारा हो गया नंड गेट का। अब आपसे आपको एक और बचा है एंड एवं नॉर गेट बचा है। 3 तो यहाँ पे बता दिए, नॉट, ये हमारा नंड, ये हो गया और।
और आप बताना है एंड गेट और नॉर गेट का क्या होता है। तो एंड गेट जो होता है उसका एंड गेट का बता रहे हैं। एंड गेट का बूलियन व्यंजक जो हो जाता है वो हमारा होता है x इजकल टू ए इंटू बी। ये हमारा हो गया नॉन एंड गेट का। अब बचा नॉर गेट। तो नॉर गेट का जो बूलियन व्यंजक होता है वो होता है यानी सिंपल सा और गेट का जो बूलियन व्यंजक जैसे ये है, अगर इस पे हम बार लगा दिए डेट में सी बराबर ए प्लस बी और इसका बार, तो ये हमारा हो गया नॉर गेट का बूलियन व्यंजक। तो पांचों का यहाँ पे हम आपको बता दिए, पांचों को याद रखना है आपको। और साथ में बेसिक गेट पूछेगा तो कौन कौन सा, और एंड एवं नॉट गेट, ये तीन बेसिक गेट होती हैं। अब यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक 37 में चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक होता है। अब यूनिट मोमेंट पूछा है तो यहाँ पे आप बताइए। 37 में यूनिट मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ये जूल पर टेस्ला, तो यही इसका राइट आंसर यानी 37 का ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। जूल पर टेस्ला जो होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट होता है, तो इसका ऑप्शन ए। अब चुंबकशीलता होता है, अब परमिएबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे ये, तो ये चुंबकीयशीलता जो होती है वो क्या होती है, तो ये हो जाती है म्यू इजकल टू बी बटे एच। तो ये हमारा ऑप्शन ए में है, तो 38 का भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें है निम्नलिखित में नमन कोण पार्शियल यानी कौन सही है। पूछा है कि डीप एंगल पढ़े होंगे वेव ऑप्टिक्स में, सॉरी वेव ऑप्टिक्स ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है ये। तो डीप एंगल पूछा है, तो डीप एंगल यहाँ पे क्या होता है कि टेन पार्शियल बराबर होता है बी भी बटे बी एच होता है, बी भी बटे बी एच। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगी। डेट मीन्स 39 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो गई। अब देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन, इसमें है पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान होता है। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ मैग्नेटिक पोल, अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल होता है वहाँ पे जो वैल्यू होता है डीप एंगल का वो क्या होता है, तो वो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी 90 डिग्री। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई तथा चुंबकीय लंबाई में संबंध होता है। अब यहाँ पे आइए सिंपल सा हम एक यहाँ पे चुंबक बना लिए। अब ये इसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। अब यहाँ से यहाँ, अब देखिए कि ये जो चुंबक की जो ज्यामितीय लंबाई होती है, तो ज्यामितीय लंबाई क्या हो गया हमारा LG, और चुंबकीय लंबाई। तो इसमें अगर बात करें चुंबकीय लंबाई की, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लंबाई जो होती है वो हमारा हो गया LM चुंबकीय लंबाई यहाँ, और चुंबक की ज्यामितीय लंबाई होगा यहाँ पे टोटल लंबाई जो होता है LG। तो क्या है, LG बड़ा है और LM छोटा है, तो LG बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे LG बड़ा है और LM छोटा है, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी LM बराबर 5/6 LG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/6 LG हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देख लीजिए ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। निर्वात में चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट इज। तो म्यू नॉट का जो फ्री स्पेस, इसमें चुंबकशीलता पूछा है, इसी तरह से विद्युतशीलता भी पूछता है, तो उसका भी याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे चुंबकशीलता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। हेनरी HM क्या है, हेनरी पर मीटर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, इसमें है कि निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी इन वैक्यूम इज। वैक्यूम में जो मैग्नेटिक सस्पेसिबिलिटी होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है 0 हो जाती है, यानी 0 हो जाती है 0। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगी, ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इसमें है निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल। जैसे निर्वात है, जिस तरह से वैक्यूम है, तो वैक्यूम में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसकी कितनी स्पीड रहती है, तो ये स्पीड देखिए निर्वात में पूछा है, तो ये होती है किसके बराबर, तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। जैसे प्रकाश की चाल है ना, तो प्रकाश की चाल के बराबर क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल होता है कब, जब वो वैक्यूम में हो, निर्वात में हो। तो अगर आपसे ये ऑप्शन न देकर अगर प्रकाश की चाल भी दे दे, तो वो भी आपको मारना है 3.6 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला दे दिया है,
तो सी क्या होता है, प्रकाश की चाल। तो सिंपल से यहाँ पे उसका नोटेशन भी दे दिया है। और 44 का यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगी। ये होती है 1/√अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो गई। अब देखते हैं 45 नंबर, इसमें एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का मान होता है, द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। तो ये बात करें एक्स रेज की, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से देखिए कोई भी ऑप्शन तो नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे इसके जो ये मैग्नेटिक वेवलेंथ होती है वो 10⁻⁻8 से 10⁻⁻12 मीटर तक होती है। बट इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अगर इस तरह से नहीं तो इससे यानी लगभग क्या है, ये इसके इससे यही है ना, ये 10⁻⁻7 यही हो जाएगा इसका लगभग। तो 45 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए ही हो जाएगी। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर। इसमें चुंबक विद्युत चुंबक तरंग के संचरण की दिशा, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसकी जो प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, तो आप लोग जानते होंगे इस तरह से एक होता है और दूसरा यहाँ से इस तरह से चलता है, और एक दूसरे पे क्या होता है ये यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये इस तरह से होता है, और ये वेक्टर फॉर्म में दिया है तो ये होती है क्या, तो ई क्रॉस बी हो जाती है। तो 46 का जो यहाँ पे राइट आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगी, पैरेलल टू ई क्रॉस बी। क्या हो जाएगा, ई क्रॉस बी के पैरेलल हो जाएगी, जो कि ऑप्शन डी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान। एकदम इजी क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी और उसके बाद भी हम इसका डिस्कस किए हैं। यहाँ पे आवेश इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिंपल सा इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन किस में है, ऑप्शन बी में है, 19 कूलम है ना, 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो गए। अब 48 नंबर क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक की बीमा होती है, डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट। तो ये जो प्लांक कांस्टेंट है इसकी डायमेंशन पूछा है ना, तो इसका जो डायमेंशन हो जाएगा प्लांक कांस्टेंट का वो हो जाता है ml² और t-1। डेट मीन्स इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगी। 48 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। इसमें है निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक भी है, यहाँ पे तो लिखा ही नहीं, निम्नलिखित में कौन सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा, और इसमें देखिए ऑप्शन में भी बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे ये सारा चीज़ ऑप्शन, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सही है। तो अभी ऊपर ही आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, यानी 49 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई। अब देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें रेडियो धर्मी क्षय के लिए व्यंजक है, द एक्सप्रेशन फॉर रेडियो एक्टिव डीके। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीके पूछा है, तो रेडियो एक्टिव डीके के लिए जो व्यंजक होता है वो होता है n बराबर n0 और e⁻⁻λt। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें निम्नलिखित में अल्फा कण के लिए कौन सही है। अल्फा कण, सबसे पहले आपको ये जानना है कि अल्फा कण होता क्या है। ये अल्फा कण होता क्या है, उसके बाद इसका हम आंसर आपको बताएंगे। तो अल्फा कण जो होता है वो हीलियम का कण होता है। हीलियम में क्या है, 2 परमाणु, इसका परमाणु भर 4 होता है। तो इसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है, और 2 ये तो यहाँ पे परमाणु भर है ना, और इसमें क्या है 2 ही ना इसका परमाणु प्रोटॉन है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, अल्फा कण होता है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगी। अब यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 52 नंबर में है कि संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है। ये जो संभव कक्षा, डेट मीन्स कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो किस कक्षा में जाएगा, तो उसके लिए हम डिसाइड करते हैं NH/2π से। NH/2π से डिसाइड करते हैं। तो ये जो 52 है इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, NH/2π। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर। कैथोड किरणें समूह है, कैथोड रेज आर कलेक्शन ऑफ। तो ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉनों का कलेक्शन होता है कैथोड रेज पर, कैथोड पे।
तो ये 53 का राइट आंसर भी ऑप्शन ए ही हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें है परमाणु में अवस्थित मूल कण है, फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटम। तो आपको मालूम होगा कि जैसे कोई भी एटम है, इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कहाँ, जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। अब इस चारों ऑप्शन में देखिए, चारों ऑप्शन में आपको मिलेगा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा तो न्यूट्रॉन भी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, तो इसमें प्रोटॉन ही नहीं है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस का मतलब ये होता है कि नाभिक, नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियंस हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर। इसमें है निम्नलिखित में कौन किर्चहॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित रहता है। अब देखिए किर्चहॉफ होगा, निम्नलिखित में कौन किर्चहॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित होता है। अब देखिए जो किर्चहॉफ है, ये दो लॉ दिए थे। एक था यहाँ पे, फर्स्ट लॉ जो था वो यहाँ पे था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और दूसरा जो लॉ था वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि टोटल यानी जो भी इनकमिंग करंट है ये इक्वल होती है आउटगोइंग करंट के। अगर मान लीजिए कि 2 एम्पियर की धारा आ रही है, तो ये पास आउट भी क्या होना चाहिए, 2 एम्पियर की धारा निकलना भी चाहिए। तो ये यहाँ पे अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो शून्य आना चाहिए। तो ये हमारा किर्चहॉफ जो था वो उसका फर्स्ट नियम था, और दूसरा नियम था एनर्जी से संबंधित। तो यहाँ पे फर्स्ट नियम के बारे में पूछा, तो इसका आवेश हो जाएगा यानी चार्ज हो जाएगा। तो 55 का जो सही आंसर हो जाएगी वो ऑप्शन बी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। अब देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। इसमें है आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर I धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। अब देखिए इसमें ये कहा है कि कोई भी कुंडली है जो कि क्या है, यहाँ पे वृत्ताकार है और वृत्ताकार कुंडली है, और उसमें यहाँ पे केंद्र पे क्या है, I धारा बह रही है, और चुंबकीय बल यानी यहाँ पे पूछा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। तो मैग्नेटिक इंडक्शन जो होता है ये μ0I/2R हो जाता है। तो डेट में से ये जो 56 है इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, μ0I/2R हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट में निम्नलिखित में कौन सही है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये भी क्वेश्चन है, और ये भी कई बार भी पूछा जा चुका है। 1 किलोवाट आवर, ये क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा कितने बराबर होता है, तो 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट, 1000 वाट। 1 घंटा में कितना, 3600 सेकेंड। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, डेट मीन्स ये हो गया कि 1000 इंटू 3600 सेकेंड। अब ये क्या है, वाट है, तो वाट हमारा क्या होता है, तो ये होता है जूल पर सेकेंड, और ये हमारा हो गया सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ये इसका यूनिट जूल हो जाएगा। अब ये इसको देखिए, इधर 2 और इधर 3, तो 5 हो गया, और यहाँ पे दशमलव दे दे तो 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गई, 1 किलोवाट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, ये आपको बताना है। तो टेस्ला क्या होता है ये भी आपको बताना है, कि मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसका यूनिट होता है। अब ये 1 टेस्ला बराबर क्या होता है, तो 1 टेस्ला बराबर होता है यहाँ पे, अगर आप निकालना चाहें तो वो भी निकाल भी सकते हैं। वो निकालना इस तरह से कि जैसे न्यूटन है, न्यूटन हो गया, और उस पर कूलम इंटू मीटर पर सेकेंड, इस तरह से निकाल सकते हैं। और ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे क्या पूछा है, टेस्ला। टेस्ला या मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड होता है कि फोर्स अपॉन क्यू भी साइन थीटा। क्यू यहाँ पे ये चार्ज का हो गया, यहाँ पे कूलम, और भी क्या है यहाँ पे, तो इसका मीटर पर सेकेंड। अब ये हो जाएगा, देखिए कूलम को किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ से आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। तो ये ऊपर में हमारा न्यूटन तो था ही, अब कूलम को यहाँ पर हम लिख दिए कूलम पर सेकेंड इंटू मीटर। अब ये देखिए कि कूलम पर सेकेंड क्या होता है, एम्पियर होता है, ये हमारा हो गया एम्पियर। अब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कूलम न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। अब देखिए न्यूटन पर एम्पियर मीटर किस ऑप्शन में है,
ऑप्शन ए में है, तो ये जो 58 है 58 का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, 1 न्यूटन पर एम्पियर मीटर हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। इसमें है कि निम्नलिखित आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। अब देखिए कि आदर्श वोल्ट मीटर डेट मीन्स आइडियल वोल्ट मीटर, इसी तरह से आइडियल एमीटर भी होता है। तो बात यहाँ पे है वोल्ट मीटर का ना, तो आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका यहाँ पे प्रतिरोध पूछा है, उसका प्रतिरोध इन्फिनिटी होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। और यहीं से अगर आपको पूछता है कि आदर्श मीटर यानी ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो वो होता है 0 यानी 0 होता है। ए मीटर का 0, वोल्ट मीटर का अनंत हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 में, इसमें ए मीटर की धारा सुग्राहिता होती है, करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मीटर। तो ए मीटर ये होता है विक्षेप डिवाइडेड बाय धारा, यानी डिफ्लेक्शन अपन जो करंट होता है वो ए मीटर की धारा सुग्राहिता होती है। तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी। अब देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, इसमें है स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक, दी एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। तो सेल्फ इंडक्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो हेनरी होती है, हेनरी, सिंपल सा है, ये हेनरी होती है। वैसे आप यहाँ पे चारों ऑप्शन से भी, ये कूलम चार्ज का हो गया, वोल्ट क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर का, ओम क्या हो गया रेसिस्टेंस का, तो बचा कौन, हेनरी बचा। तो आप इसका सिंपल सा, अगर आपको याद भी नहीं है हेनरी होता है, तो आप इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं। अब सेल्फ इंडक्टेंस या तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इस सब का मात्रक होता है हेनरी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है। प्रत्यावर्ती यहाँ पे निकालना है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना है IRMS, ये होता है हमारा, ये I0 और रूट अंडर यहाँ पे ये रूट अंडर 2 होता है। अब इसको अगर आप दोनों तरफ रूट अंडर 2 से डिवाइड कर दें, कोई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा I0 रूट अंडर यहाँ पे 2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट 2 का जो वैल्यू होता है 1.4, इस तरह से। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो यहाँ से जो फाइनली आपका जो आंसर आएगा ये 62 का, वो आ जाएगा IRMS बराबर 0.701 इंटू I0 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ये जो 62 है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी। अब देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर, इसमें है कि निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है। इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस वो भी किसका, सिंपल सा इंडक्टिव रिएक्टेंस से पूछा है, तो ये हमारा हो जाएगा XL इंटू ओमेगा एल हो जाएगा, XL इंटू ओमेगा एल। तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगी, 63 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र स्थिर रहने पर धारितीय प्रतिघात। अब देखिए कि कोई भी यहाँ पे एक सर्किट है, अब उस सर्किट में केवल क्या है कि कैपेसिटेंस ही जुड़ा हुआ है, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो XC, अगर XC है तो वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/ωc हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रेसिस्टेंस है ही नहीं, ना ही वहाँ पे इम्पीडेंस है, केवल क्या है कैपेसिटेंस है, तो ωc हो जाएगा 1/, जो कि ऑप्शन ए में है। तो ये जो 64 है उसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगी, XC/ωc। अब देखिए कि 65 नंबर है, इसमें दिया है कि LR परिपथ का प्रतिबाधा होता है। 65 में है कि LR परिपथ, तो सिंपल सा ये हमारा हो गया, ये इस तरह से आप ये हमारा इम्पीडेंस यानी Z को इम्पीडेंस, ये हमारा हो गया L और ये R। अब हमें क्या निकालना है, बाधा निकालना, प्रतिबाधा, तो इम्पीडेंस, तो Z बराबर हमारा क्या हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा रूट अंडर L² प्लस R² हो जाएगा। Z बराबर रूट अंडर L² प्लस R², जहाँ पे ये यहाँ पे L बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा L हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, 65 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, इसमें है प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। यहाँ पे क्या है कि पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट इन अल्टरनेटिंग सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट में पीक वैल्यू पूछा है ना, तो पीक वैल्यू क्या होता है, I0 होता है, और I0 IRMS क्या होता है,
सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, I/RMS बराबर I0/√2। हमें निकालना है I0, तो I0 ये I0 बराबर हो जाएगा ये RMS इंटू √2 हो जाएगा। अब ये दिया है हमारा 220 और ये हमारा इंटू √2। तो ये देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में है, तो 66 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगी, 220 इंटू √2 वोल्ट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, धारावाही प्रेरित में चुंबकीय ऊर्जा होता है। चुंबकीय ऊर्जा डेट मीन्स मैग्नेटिक एनर्जी इन करंट कैरिंग इंडक्टर। इंडक्टर में पूछा है कि जब वो उसमें करंट बह रहा है तो उसमें मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ पे पूछा है, तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1/2LI² हो जाएगा। तो यहाँ पे 67 का राइट आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है। इन कहाँ पे पूछा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में पूछा है, ये याद रखना है आपको। और मैग्नेटिक फील्ड में चुंबकीय क्षेत्र मतलब ये होता है एफ वेक्टर होता है ना, तो एफ बराबर हमारा हो गया QV साइन थीटा, ये QV साइन थीटा होता है। अब ये इस तरह से, और इसको हमें वेक्टर में, तो वेक्टर में चेंज करने के बाद जो इसका आपको जो आंसर रहेगा 68 का, वो फोर्स बराबर आ जाएगा I इंटू L×B आ जाएगा, L×B। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें है निम्नलिखित में कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। पावर मतलब शक्ति, और शक्ति क्या होता है कि कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं, वर्क अपॉन टाइम। कार्य करने की दर वर्क अपॉन टाइम को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। अगर इसका यूनिट पूछे तो इसका यूनिट आप लोग आसानी से बता सकते हैं। पावर का क्या होता है, जूल होता है, टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड। शक्ति का ऐसा यूनिट हो गया, ये यहाँ पे यूनिट निकाल लिए। अब यहाँ से हमें वो नहीं पूछा, इसका सिंपल सा व्यंजक पूछा है, एक्सप्रेशन पूछा है ना। तो पावर जो होता है वो होता है यहाँ पे वोल्ट इंटू करेंट, और V का यहाँ पे ये हो गया, और I होता है V/R होता है, तो V²/R। अब V²/R किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में है। तो 69 जो है 69 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी से हो जाएगी, V²/R। अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र की विभेदन क्षमता मिनट में होती है। मानव नेत्र यानी रिजॉल्विंग पावर ऑफ ह्यूमन आई इन मिनट में पूछा है, तो इसकी जो रिजॉल्विंग पावर होती है वो 1 मिनट होती है, 1 मिनट होती है। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन बी से हो जाएगी, 1 मिनट। अब देखिए कि यहाँ पे टोटल यानी जितना भी सेक्शन ए में टोटल 70 क्वेश्चन था, 70 को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए इसका हम आंसर देख चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि वीडियो को अच्छे से लाइक कर देना है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह के और भी मॉडल पेपर है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स का तो हो ही गया, केमिस्ट्री मैथ और इस तरह से, तो उस सब का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए कि सेक्शन बी में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो सेक्शन बी का हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें भी इजी ही क्वेश्चन है, तो अगर आप लोग चाहे तो ये बना सकते हैं। लोरेंज बल क्या होता है, मैग्नेटिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो लोरेंज फोर्स होता है, तो ये सब आप बना सकते हैं। तो अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।